मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 306 कालकोठरी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार कालकोठरी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 306 कालकोठरी। हेमिज अभी पाथवर्क्स में दाखिल हुआ था और ओलम की ओर वापस जा रहा था। वह सिर्फ प्रक्षेपण भेजने के बजाय व्यक्तिगत रूप से आया था। वह अंधेरे रास्तों से भटक रहा था जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आह, हे हेकाटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मुझे खेद है कि मैंने उस लॉकेट को तुम्हारा नाम दे दिया, लेकिन ये बस एक आह। उफ। एक हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया और धीरे-धीरे उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। गोरा युवक ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और खुद को एक खाली हुड के सामने पाया। जिस हाथ से वह उसे पकड़े हुए था, वह एक भड़कीले जादूगर का लबादा पहने एक आकृति की ओर ले गया। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे गहरे नीले कपड़े पर बचकाने सितारे और चांद बनाए गए हो। लेकिन जितनी देर तक वह देखता रहा, उतना ही अधिक विवरण उसे दिखाई देने लगा। एक धुंधला अंधेरा आभा दूसरे को घेर रहा था और बचकाने संकेत जटिल रेखाचित्रों और सूत्रों में बदलते जा रहे थे, जिन्हें वह एक देवता भी नहीं समझ पा रहा था। कोई भी मेरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करता। शून्य के टुकड़ों का एक अंधेरा गोला उन्हें घेरे हुए था और वे एक अंधेरी दुनिया में खड़े थे। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। यहाँ न तो ऊर्जा थी और न ही कोई स्थान महसूस किया जा सकता था। हेमिस की दिव्य इंद्रियां बंद हो गई थी। कहा, ये वो जगह है जिसे मैंने तुम जैसे धोखेबाजों के लिए तैयार किया है। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं रहोगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाथ ने अचानक उसे छोड़ दिया था और वह शून्य में गिरने लगा। वह गिरता रहा और गिरता रहा और गिरता रहा। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके उड़ सकता था या भाग सकता था। वह केवल तभी जमीन पर गिरने का इंतजार कर सकता था जब वहां कोई भी हो। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह गिरता ही रहेगा, तो उसका सुंदर चेहरा एक चिकनी सख्त सतह पर नाक के बल जा टकराया। उसकी नाक से खून बह रहा था। यो, क्या तुमने नियमों के साथ खिलवाड़ किया? एक शरारती आवाज ने स्पष्ट रूप से खुशी जताते हुए पूछा। उसने इधर उधर देखा और देखा कि उसके पास ही एक छोटा काला दाढ़ी वाला एक दुष्ट सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। वह आसपास की एकमात्र रोशनी और आवाज था। सेठ, तुम भी? हाँ, धर्मतंत्र। रात हो चुकी थी और अल्सल्जार ने सो रहे लोहार को जगाया। अब नौकरों के इलाके से निकलकर किले के बाकी हिस्सों पर नजर डालने का समय आ गया था। उसने समझ लिया था कि वहां एक वेदी जैसा प्राथमिक केंद्र होना चाहिए जो सिस्टम को दबाने के लिए दैवीय शक्ति को एक नेटवर्क में प्रवाहित करता हो। जब तक वे इस केंद्र को ढूंढकर नष्ट नहीं कर देते, तब तक दमन क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से तब तक हटा दिया जाना चाहिए जब तक कि इसकी मरम्मत न हो जाए। लेकिन वह अनिश्चित थी कि यह कहां स्थित हो सकता है। इसे ढूंढना मुख्य प्राथमिकता थी। चूंकि यह कहीं भी हो सकता था, इसलिए सेठ पहले ग्राउंड फ्लो की जांच करना चाहता था और फिर ऊपर की ओर बढ़ना चाहता था। जब सेठ नौकरों के क्षेत्र से बाहर निकला तो गढ़ के गलियारे पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए थे। इन हॉलों को महंगे कपड़ों और पेंटिंग से सजाया गया था। केवल पहरेदारों वाले क्षेत्रों को मोमबत्ती धारकों द्वारा रोशन किया गया था। पहली मंजिल पर ज्यादातर दफ्तर, डांस हॉल और ऐसी ही चीजें थी। सेठ ने अंदाजा लगाया कि लोग रात के बहुत देर तक पहरेदार कमरों में काम करते रहते थे। मुख्य महल से अलग एक इमारत में उसे योद्धाओं और जादूगरों के क्वार्टर मिले। उसने पाया कि वे छोटे-छोटे बिस्तरों से भरे बड़े कमरों में सो रहे थे। मजदूरों की तुलना में उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सेठ को ऊंची छतों वाला एक चर्च जैसा ढांचा भी मिला और भी अधिक भव्य सजावट और एक वेदी। जंजीरों में बंधे एक मानव आकृति की विशाल मूर्ति एक दबंग उपस्थिति के साथ हॉल पर हावी है, लेकिन यह वह केंद्र नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। सेठ खाली आलीशान कमरों को देखकर चिढ़ रहा था। यह निराशाजनक था कि दफ्तरों में भी कोई मूल्यवान जानकारी नहीं थी। उसे मिले सभी दस्तावेज एक विदेशी भाषा में लिखे हुए थे जिसे वह सिस्टम कौशल के बिना समझ नहीं सकता था। वह हॉल में घूमता रहा जब तक कि उसे आखिरकार एक सीढ़ी नहीं मिल गई। उसे इस बात पर संदेह हुआ कि ये दोनों तरफ जाती थी। एक सीढ़ी ऊपर जाती थी लेकिन दूसरी नीचे जाती थी। उसे उलझन इस बात पर हुई कि वे भूमिगत कमरों से बहुत दूर थे जिन्हें उसने पहले खोजा था। अगर वह एक पागल धर्मतंत्र था जो पागलों के झुंड की तरह बाकी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था, तो वह अपने सत्ता क्षेत्र के महत्वपूर्ण केंद्र को कहां रखेगा? बेशक तहखाना। सेठ चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरा और जल्दी ही पाया कि यह जगह उतनी शांत नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। एक बार फिर वह सुरंगों के जाल में घुस गया, लेकिन हवा खून की गंध और लोगों की बेतुकी चीखों, रोने और बड़बड़ाने से भरी हुई थी। गलियारे में कोठरियों की कतारें लगी हुई थी। यह उस जगह के समान थी जहां वह गया था, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अलग था। उसने प्रवेश कक्ष में ताश खेल रहे पहरेदारों को अनदेखा किया और कोठरियों की कतार से नीचे चला गया। जब उसने कोठरियों के अंदर देखा तो उसका पेट फूल गया। पिछले साल उसने जो कुछ देखा था उसके बाद सेठ को घिनौना नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इससे उसे उल्टी सी महसूस हुई। अंदर उसने अलग अलग जातियों के सभी तरह के लोगों को देखा, लेकिन कोई इंसान नहीं था। उन्हें असंख्य तरीकों से विकृत किया गया था और कुछ कोठरियों में उनके उत्पीड़क अभी भी अपने बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार कर रहे थे। उनकी परपीड़क हंसी उनके पीड़ितों की असहाय चीखों और कराहों के साथ मिल रही थी। सेठ उसे रोकने के लिए दौड़ता, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकता था। अगर वह बिना किसी अच्छी योजना के अभी अपनी उपस्थिति प्रकट करता तो वह बस असफल हो जाता। फिर भी वह चलता रहा और देखता रहा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वह बंदियों में कोई भी इंसान नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कई एक दूसरे से मिलते जुलते थे। सेठ ने आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि शायद कॉलर कुछ जातियों पर पूरी तरह से काम नहीं करते। यह संदिग्ध था कि इससे दमन क्षेत्र के सुपर सीक्रेट नाविक तक पहुंचा जा सकेगा। जैसे ही वह पीछे मुड़कर जाने वाला था, उसने एक तेज दहाड़ सुनी, जिसे वह पहचानता था। आवाज का पीछा करते हुए वह उस दिशा में चला गया जहां से वह आ रही थी। जल्द ही उसे वह कोठरी मिल गई जहां से वह आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंदर एक विशालकाय बाग को लोहे की रैक से बांध दिया गया था। उसके शानदार फर का अधिकांश हिस्सा जल गया था और उसका शरीर जलने, कटने और चोटों से भरा हुआ था। दूहों को पकड़ लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि उसे पिछले 2 हफ्तों से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी प्रभावशाली मांसपेशियां सिकुड़ गई थीं, लेकिन यातना के निशानों के बावजूद उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं जब वह उस असहाय जानवर पर कोड़ा चलाने वाले पर दहाड़ रहा था। उसकी इच्छाशक्ति कभी नहीं टूटी। सेठ को जल्दी करनी थी। भले ही उसकी इच्छाशक्ति न टूटे, पर उसका शरीर किसी न किसी समय टूटेगा। दांत पीसते हुए और मुठ्ठियां भींचते हुए वह यातना कक्ष से दूर चला गया और सीढ़ियों पर वापस आकर जानवर के पेट में और अंदर चला गया। आगे नीचे सब कुछ अंधेरा था और सुरंगें खामोश थीं। ब्लीच की तीखी बदबू के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऐसी प्रयोगशालाएं ढूंढ निकाली जो एक पागल वैज्ञानिक के लिए उपयुक्त थीं। शव परीक्षण या ऑपरेशन के लिए कमरे, सभी प्रकार के विदेशी रहस्यमय उपकरणों और संरचनाओं से भरे हुए। आल, क्या तुम्हें पता है कि यह किस लिए है? अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आल, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि वे जीवित मृत पैदा कर देंगे। मरे हुए की तरह? नहीं नहीं, मांस की कठपुतलियों या मांस के गोलेम की तरह। वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन नासमझ और विचित्र रूप से बढ़ाए गए हैं। वहां अलमारियों की कतारों वाले स्टोर रूम भी थे। वे जार से भरे हुए थे जिनमें अन्य मानव और जानवरों के शरीर के अंग रखे हुए थे, और कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे त्वचा की चादरें किसी ऐसी चीज में तैर रही हो जिसे लिच पोषक द्रव कहते हैं। इन शरीर के अंगों को ऑपरेशन के लिए ताजा रखा गया था। और जल्द ही सेठ को भी समझ में आ गया कि जादूगरनी ने मीट गोलेम से क्या मतलब निकाला था। आगे जाकर उसे और भी कोठरियां मिली, या क्या उसे उन्हें भंडारण कक्ष कहना चाहिए। कोठरियों के दरवाजों की खिड़कियों से झांककर उसने खाली आंखों वाले नासमझ राक्षसों की कतारें देखी। कई में मानव जैसा आधार था जिसमें कई अलग अलग राक्षसी अंग जोड़े गए थे, अन्य असली चिमेरा थे। जानवरों को दूसरे जानवरों के साथ मिलाया गया, उनकी आंखें बाकी सभी की तरह ही भावुक थीं। वे सभी गुलाम कॉलर पहने हुए थे। वह भूमिगत खोजबीन करता रहा, लेकिन उसे चिमेरा वाले कमरे और भी ज्यादा मिलते गए। उनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में रही होगी।
यह एक सेना है। उनकी चिंताओं की सूची में एक और बिंदु जुड़ गया। 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 307 गियर्स में रेत। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C307 गियर्स में रेत एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 307 गियर्स में रेत। वह गलत था। कालकोठरी में कोई नाविक नहीं था। पूरा भूमिगत क्षेत्र चिमेरा की सेना से भरा हुआ था और कुछ नहीं। क्या उन्होंने वास्तव में नाविक को ऊपरी मंजिलों पर रखा था? सेठ ने कुछ और समय कालकोठरी में बिताया और दूसरी सीढ़ी या दरवाजा ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने फिर से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। अगर यह नीचे नहीं था तो यह ऊपर ही होना चाहिए था। जब वह वापस ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर का आसमान फिर से चमकने लगा था। आखिर वह सुरंगों में कितनी देर से था? नीचे दिए गए दरवाजों से एक स्पष्ट अंतर यह था कि उनमें बहुत सारे दरवाजे थे। बहुत सारे दरवाजे थे, लगभग कालकोठरी में कोशिकाओं की तरह। सेठ ने उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अपने कमरे बंद करना भूल गए थे। प्रत्येक दरवाजा जो उसने खोलने में कामयाब रहा, वह एक छोटे से कमरे में ले गया। अधिकांश खाली थे और उनमें रहने वाला शायद अभी भी कहीं काम कर रहा था। एक या दो में पुजारी सो रहा था। ये शायद चर्च या इस घर में सबसे निचले दर्जे के लोगों के लिए कमरे थे। ये स्पष्ट था कि उनके साथ दासों से बेहतर व्यवहार किया जाता था, लेकिन सेठ ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि सबसे निचले दर्जे के स्वतंत्र लोगों को भी अलग अलग कमरे मिलते हैं। अगली मंजिल पर बहुत कम कमरे थे जिनके सभी दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद थे। नीचे की मंजिल को देखते हुए ये संभवतः उच्च श्रेणी के पुजारियों के कमरे थे। वह जितना ऊपर गया, यहाँ दरवाजे उतने ही कम होते गए, जिसका मतलब शायद ये था कि कमरे बड़े थे। जब तक बाहर रोशनी हुई तब तक वह 4 मंजिल ऊपर जा चुका था और उसी समय उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव का एहसास हुआ। हेड्स का हेलमेट काम करना बंद कर चुका था। वह अपना शरीर फिर से देख सकता था, सिवाय हिकेट के क्लोक से 25% पारदर्शिता के। वह पलटा और पूरी गति से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगा। सबसे अच्छी बात जो वह सोच सकता था वह ये थी कि पतवार सही नहीं थी और इसकी समय सीमा 24 घंटे जैसी थी। लेकिन अभी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। एकमात्र जगह जिसके बारे में वह सोच सकता था कि वह कहां छिप सकता है, वह कालकोठरी थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी और अधिकांश जगह दिमाग से मरे हुए घृणित प्राणियों का घर था। उसकी पारदर्शिता के कारण उसे वहां ढूंढना मुश्किल होगा। एक मंजिल नीचे, 2 मंजिल नीचे। वह अभी निम्न श्रेणी के पुजारियों की मंजिल में दाखिल हुआ ही था कि उसने दालान से एक हैरान कर देने वाली आवाज सुनी। एक दरवाजा खुला हुआ था और एक लबादा पहने व्यक्ति अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे देखा गया था। सेठ ने अचानक पुजारी पर हमला कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी उसके पेट पर मारी और बेजान शरीर को वापस कमरे में धकेल दिया। यह शायद सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था, क्योंकि बाकी सभी दरवाजों पर जीवन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी नहीं देखा कि अभी क्या हुआ। सेठ ने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर अपना ध्यान जमीन पर लेटे पादरी की ओर लगाया। उसने दरवाजे की चाबी ढूंढने के लिए वस्त्रों के इर्द-गिर्द टटोलना शुरू कर दिया। जब वे एक बहुत ही जानी पहचानी चीज पर पहुंचे तो उनका हाथ रुक गया। उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक बार, 2 बार, फिर उन्हें यकीन हो गया। यह एक नन थी। गामा स्टीन पीछे से उसके पास आ रहा था। राजकुमारी अपने अस्थायी कमांड सेंटर में क्षेत्र के नक्शे पर झुकी हुई थी। पहले से ही देर हो चुकी थी और कमरे में केवल मेज पर रखी जादुई लालटेन की रोशनी थी। तुम्हें सचमुच आराम करना चाहिए मेरी लेडी, उसने कहा और उसके लिए एक कप चाय मेज पर रख दी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और अधिकारी की ओर देखा। वह निम्न कुलीन वर्ग का एक शूरवीर था जिसने कई वर्षों तक सेवा की थी। लीना उसे तब से जानती थी जब वो छोटी लड़की थी। आप सही कह रहे हैं सर स्टीन, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। उसने ध्यान से उसे कप को अपने मोटे होठों तक उठाते हुए देखा। वह अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान को मुश्किल से रोक पाया था जब उसने एक घूंट लिया और उसने उसे निगलते हुए देखा। बस एक पल लगा और उसकी पलकें भारी लगने लगी। वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी क्योंकि उसकी भुजाओं और पैरों की ताकत धीरे-धीरे कम होती जा रही थी और वह केवल कुर्सी पर वापस गिर सकती थी। कुकुकू, मैंने इसके लिए कब से इंतजार किया था। वह उसकी दया पर थी और वह आखिरकार इन सभी दबी हुई इच्छाओं को मुक्त कर सकता था। ये सब महान ज़ारकॉन की बदौलत था। वह सिस्टम चर्च द्वारा बनाए गए कमजोरियों से बहुत अंधा हो चुका था। उसे क्यों पीछे हटना चाहिए? जो कुछ भी वह चाहता था उसे लेना स्वाभाविक था, या जिसे वह चाहता था वह सभी को ये सच्चाई देखने में मदद करेगा। वह रोशनी दिखाएगा और वह उसके साथ शुरू करेगा। वह अपनी पैंट खोलते हुए उसे टेबल पर ले जाना चाहता था अभी, और यही वह उसे उन सभी योजनाओं के शीर्ष पर ले जाना चाहता था जिन्हें वह बर्बाद करने वाला था। जब उसने उसके कंधे तक हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अचानक रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि यह वही है, लेकिन तुम सही थी मेरी महिला। सैमुअल छाया से बाहर निकल आया। उसके बगल में राजकुमारी और 2 अन्य पुरुष थे। स्टीन ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखा और पाया कि एक मृत व्यक्ति का हाथ मेज पर धंसा हुआ था। चौंककर उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं जम गया था। वाह, वह केवल देखता रह गया। हालांकि मैं चाहती हूं कि मैं गलत होती। राजकुमारी ने अपना सिर हिलाया। वह पास जाना चाहती थी, लेकिन उसने पुजारी की तरफ एक सवालिया नजर डाली। कोई बात नहीं, मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वह हिल नहीं सकता। आप शायद इस बात से भ्रमित हैं कि क्या हुआ सर स्टीन। दुर्जय भ्रम के लिए आप वाई सिटी से श्री बेकर को धन्यवाद दे सकते हैं। राजकुमारी ने अपने बगल में खड़े एक आदमी की ओर इशारा किया। वाई सिटी के साथ गठबंधन पर बातचीत करने और इसे गुप्त रखने में काफी समय और प्रयास लगा था। उसे संदेह था कि उसके सैनिकों को कुछ समय के लिए किसी तरह से घुसपैठ कर लिया गया था और उसने अपने संदेह को पुख्ता करने के लिए पिछले कुछ हफ्तों का इस्तेमाल किया। आपको संक्रमण कब हुआ सर स्टीन? संक्रमित से आपका क्या मतलब है? मुझे सच्चाई का एहसास हो गया है। शरीर और उसकी प्रवृत्ति हर चीज से ऊपर है। सैमुअल ने तब बड़बड़ाना शुरू किया जब स्टीन में अचानक उत्परिवर्तन शुरू हो गया। वह लंबा हो गया, उसके कपड़े फट गए और त्वचा टूटकर मोटी ग्रे कवच प्लेटों में बदल गई और उसका शरीर इतना फूल गया कि उसे अब इंसान कहलाना मुश्किल हो गया। छी, वह वास्तव में एक प्रबुद्ध व्यक्ति है। मार्क ने अफसोस जताया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता, सैमुअल ने चेतावनी दी। लीना ने अपनी तलवार निकाली और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। एक श्रव्य टूटने की आवाज ने संकेत दिया कि घृणित प्राणी मुख्य पुजारी के बंधन से मुक्त हो गया है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, फर्श का बोर्ड उस चीज के वजन के नीचे दब गया। उसने दूसरा कदम भी नहीं उठाया क्योंकि मेज पर बैठे मरे हुए व्यक्ति ने अचानक पीछे से रस्सी से उसका गला घोंट दिया। जानवर का गला घोंटकर और उसका सिर पीछे की ओर झुकाकर मरे हुए व्यक्ति ने उसकी हरकतें रोक दी। कुछ ही देर बाद सैनिक दौड़े और जानवर को घेर लिया, उसे फंदों और जादुई जंजीरों से पकड़ लिया। ये साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण थे क्योंकि राजकुमारी को पता नहीं था कि उसके कितने सैनिक भ्रष्ट हो चुके थे। उसने इस योजना का इस्तेमाल स्टार्टक गांव में ध्यान भटकाने के लिए किया था, जबकि वह यप्सिलन से आने वाली सेना के आने का इंतजार कर रही थी। बढ़ी हुई सेना के साथ वे सैनिकों को अलग-थलग कर सकते थे और संक्रमित लोगों को निकाल सकते थे। साम्राज्य के साथ वाई सिटी से उनके कुछ स्थायी सहयोगी भी आए थे। उनके प्रतिनिधि मार्क बेकर भी थे। वे एक ऐसी तकनीक लेकर आए थे जो ज़ारकॉन की बीमारी को पहचान सकती थी और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकती थी। हालांकि साम्राज्य को पहले वाई सिटी के नेतृत्व के साथ कुछ बुरे अनुभव हुए थे, लेकिन ये बेकर का प्रयास था जिसने वर्तमान के अस्थिर गठबंधन को जन्म दिया। ज़ार्किस्ट हर किसी की समस्या थे और वाई सिटी डेल्टा की तरह ही उन्हें खत्म करना चाहता था।
इन नए सैनिकों और सहयोगियों के साथ लीना को स्टार्टर गांव की तैयारी पूरी करनी थी और जार्कॉन के अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी थी। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। बिना थके घंटों सेक्स करें और पूरे जीवन को भारी सुख का आनंद दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 308 योजना बनाना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C308 योजना बनाना एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 308 योजना बनाना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मामला अजीबोगरीब दिशा में बढ़ गया था। सेठ एक छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में सादा साज सज्जा थी, केवल एक अलमारी, एक मेज, एक कुर्सी और एक पतला बिस्तर था। उस बिस्तर पर एक बेहोश नन लेटी हुई थी। उस संपन्न पुजारिन को उसके अपने कंबलों से बांध दिया गया था। सेठ बस कुर्सी पर बैठा हुआ था और ध्यान से शून्य में देख रहा था कि अब क्या करना है। बहुत समय नहीं था, शायद नन के पास कोई काम था। लोगों को उसके गायब होने का पता चल गया होगा। उसके मन में एक साहसिक विचार आया। अगर वह उसे मार नहीं सकता और उसे यहाँ नहीं रख सकता, तो उसके पास सिर्फ एक ही काम था, उसके साथ रोमांस करना। अब वह एक कवि की तरह सोचने लगा। क्या आप गंभीर हैं? हालांकि यह महान मैं मरे हुए अप्सराओं से सहमत नहीं होना चाहता। क्या आप गंभीर हैं? और क्या विकल्प है? क्या आपको सच में लगता है कि आप किसी नन को आकर्षित कर सकते हैं? इस तरह के किसी धर्म को मत भूलो, मेरे पास चालबाज भगवान का कौशल है। भ्रष्टाचार और आकर्षण लेस देन वॉयस ऑफ सेड ग्रेटर देन के वर्णन का हिस्सा है। इसके अलावा मेरे पास अपनी वैद से आकर्षण जादू है, और अगर यह सब पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास एक तुरु का पत्ता है। मैं अभी भी परसेफोन के हार को शक्ति दे सकता हूं। मैंने ऐसे मामले के लिए अच्छी संख्या में आत्माओं को बचाया है। हम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो, यह एक नन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। जब वह अभी भी सो रही थी तो उसने उस पर बार-बार जादू करना शुरू कर दिया। उसकी नींद थोड़ी खराब हो गई। उसका चेहरा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे वास्तव में नहीं पता था कि अपनी दिव्य आवाज में उसे क्या फुसफुसाए, इसलिए उसने अल को सलाह देने दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे उसका भगवान होने का नाटक करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि ये लोग किसमें विश्वास करते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा हुनर ही इसे बेच देगा, बाकी सब वह खुद ही बना लेगी। ठीक है, तो फिर ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले आया हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे अडिग विश्वास के लिए चुना है। उसकी नींद और भी अधिक उब गई। अपनी महिमा में जाग गए। अब बकवास बंद करो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह कमीना मेरे जैसे किसी से मिलने आए। उसकी बाहें ऊपर उठी, उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। उसके घुटने ने उसके पेट को दबाया और उसने उसे अपने ऊपर फेंक दिया। तुरंत ही उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली और वह उसके ऊपर बैठ गई। सेठ इस तथ्य से बहुत हैरान था कि वह अचानक हुए हमले पर प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को मुक्त करने में कामयाब रही थी। इससे पहले कि वह कोई और विचार समझ पाता, दो मुलायम होंठ उसके होठों से दब गए और एक छोटी सी जीभ जबरदस्ती उसके मुंह में घुस गई। आखिर क्या हो रहा है? उसने इस स्थिति में सभी के विचार व्यक्त किए। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हारे मर्दाना लिंग को चूमने के बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर सकती? तुमने क्या किया? उसका हाथ उसके गले में था और वह हताशा में उसे हिलाती रही। सेठ ने विरोध नहीं किया क्योंकि उसे सचमुच कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या अजीब पुजारिन है? क्या ये सामान्य है? पफल्स ने उलझन में पूछा। नहीं, ये सचमुच अजीब बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैटरपिलर और लिच बेपरवाह पार्टियों की तरह पादरी की खासियतों के बारे में एक शांत बातचीत कर रहे थे। लोहार सिर्फ सुन सकता था क्योंकि नर्म हाथों की एक जोड़ी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जबकि वह कुछ भाप छोड़ रही थी। जब वह अंततः थोड़ी शांत हुई तो वह यथासंभव दूरी बनाकर दरवाजे के पास कमरे के विपरीत कोने में जा बैठी। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं इन इच्छाओं के आगे नहीं झुकूंगा। बच्चे, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। और सेठ ने लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन के साथ फिर से शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा करना बंद करो। ऐसा कोई भी घटिया भगवान मेरे जैसे किसी निम्न श्रेणी की नन और अविश्वासी के पास नहीं आएगा। तुम एक घुसपैठिया हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। अगले ही पल उसके सिर के पास दरवाजा बंद हो गया। वह पलटी और उस लंबे घुसपैठिए की आंखों में देखने लगी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। एक बार फिर उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया जब उसने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम कहते हो कि तुम एक अविश्वासी हो, सेठ ने एक मधुर आवाज में कहा जिसमें जादू की झलक थी। उसने उसकी जुबान की फिसलन पकड़ ली थी और उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वह देख सकता था कि उसकी आंखों में फिर से बदलाव आ गया है। उसकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन उसने बेहोशी की हालत में भी खूब जादू किया था। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हमने गलत शुरुआत की है। चिंता मत करो, समय के साथ जादू खत्म हो जाएगा। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। शांत बातचीत के बारे में क्या ख्याल है? उसकी आवाज उसके कानों में शहद की तरह समा गई। ये सुनकर वह बहुत शांत हो गई कि ये विरोधाभासी भावनाएं स्थायी नहीं थी, लेकिन साथ ही इस अजनबी के लिए उसका प्यार भी बढ़ गया। वह उस पर भरोसा करना चाहती थी। वह लंबा था और बिल्कुल भी बदसूरत नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि वह सच कह रहा था और उसे नुकसान पहुंचाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे शांत होते देख सेठ खुश हुआ कि सेठ की आवाज ने वैसा ही काम किया जैसा कि इरादा था। ये जानते हुए कि वह कट्टर आस्तिक नहीं थी, उससे बात करना बहुत आसान हो गया। मैं जितना चाहूं उतना इंतजार करना चाहूंगा जब तक कि आकर्षण खत्म न हो जाए। हमारे पास समय नहीं है। शायद आपके पास कुछ कर्तव्य होंगे जिन्हें आपको पूरा करना है ना? हाँ, अरे नहीं, मुझे देर हो रही है, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दोगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ उसके करीब गया और उसकी गहरी बुरी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। बस मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी। मैं यही रहूंगी और चिपूंगी और हम दोनों में से किसी को भी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा। उसे अपने पेट में गर्मी महसूस हुई। हाँ, मैं वादा करती हूँ, उसने जल्दी से कहा। नन ने ध्यान भटकाकर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। सेठ ने शांति से उसके लिए दरवाजा खोला और उसे भागने दिया। जब वह आखिरकार चली गई तो सेठ बुरी तरह शर्मा गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने इस मामले में मुख्य रूप से अल सल्जार के नेतृत्व का अनुसरण किया था। बेशक उसके साथ रोमांस करना उसका विचार था, लेकिन उसने इस तरह से काम करने की योजना नहीं बनाई थी। अच्छा हुआ मेरे युवा सैनिक, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी? मैंने आपकी बात मानी, अगर यह काम नहीं आया तो यह आपकी गलती है। लेकिन मुझे लगता है, खैर मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसके कमरे में कोई घुसपैठिया पाया जाता है तो वह बेखौफ बच जाएगी, भले ही वह खुद ही इसकी रिपोर्ट कर रही हो, है ना? शायद सेठ अब इसे बदल सकता था, ये देखते हुए कि यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी और उसने इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय किए थे। परिणाम अच्छा था। अब वे बस इंतजार कर सकते थे। वह पतले बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। उसका सबसे अच्छा अनुमान अभी भी यही था कि हेड्स का हेलमेट और अवधि और कूलडाउन। अगर वह सही था तो उसे बस कूलडाउन खत्म होने का इंतजार करना होगा। तब तक उसे नन के कमरे में ही रहना होगा। वह खुद को नास्तिक कहती है, शायद वह उसे जासूस बनाकर उससे जानकारी हासिल कर सके। जैसे ही वह वहां लेटा, उसे धीरे धीरे थकान महसूस होने लगी। वह उस स्टोर रूम में ठीक से सो नहीं पाया था और थकान के कारण बिस्तर लगभग आरामदायक लग रहा था। उसने गार्ड को लिच के हवाले कर दिया और सो गया। उठो, कोई आ रहा है। हंग, मैं कितने समय के लिए चला गया था? कुछ घंटे। दरवाजा खुला और नन अंदर चली गई। उसने ध्यान से दरवाजा बंद किया और फिर उस पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई।
उसने दृढ़ निश्चयी आंखों से सेठ की ओर देखा। मैंने फैसला कर लिया है, आज सुबह जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, उसने कहा। क्या? सेठ चिल्लाया और बिस्तर से कूद पड़ा। उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया देखकर वह अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकी और हंसने लगी। उसकी खुशी भरी हंसी से पूरा कमरा भर गया। हाँ, चिंता मत करो, यह एक मजाक है, बस थोड़ा सा बदला है, हमें बात करनी चाहिए। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 309 योजना बनाना 2। सर्वनाश का लोहार C309 योजना बनाना 2 अध्याय 309 योजना बनाना 2। शायद हमें परिचय से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा नाम लिनरी है। उसने एक क्षण सोचा परंतु अंततः उसे अपना असली नाम बता दिया। सेठ, उसने इस बात को ध्यान में रखा कि हो सकता है कि उसके पास किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अभिशाप जादू हो, लेकिन उसके पास मौजूद उच्च जादुई सुरक्षा के साथ उसने जोखिम उठाने और ईमानदार होने का फैसला किया। सेठ, ठीक है सेठ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं और आपके पास क्या है? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल, आपका कोई लक्ष्य तो होगा ही, है ना? अगर मैं आपकी मदद करूं तो मुझे क्या फायदा होगा? तुम क्या चाहते हो? ऐसा लगा जैसे सेठ के सवाल के बाद दोनों में आगे पीछे और खामोशी छा गई। मानो वे मोल भाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी पहले अपनी कीमत सीमा बताना नहीं चाहता था। लिनरी के बोलने में कुछ समय लगा। मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ, और मेरा मतलब आजादी से है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूम सकूं और अपने फैसले खुद ले सकूं। मैं छिपना नहीं चाहता और मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना चाहता जिनका कोई एजेंडा हो। सेठ ने उसे घूरकर देखा, अचानक उसके फूटने से हैरान। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी समय से अपनी भावनाओं को दबाए रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि यह काफी समय से वहां था। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? क्या आप मुझे ये दे सकते हैं या नहीं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर हम सफल होते हैं तो। यह इसी तरह आगे पीछे होता रहा जब तक कि दोनों को एक दूसरे के उद्देश्यों और लक्ष्यों की तस्वीर नहीं मिल गई। लिनरी एक ऐसी दुनिया से थी जहां चेन के धर्मतंत्र का बोलबाला था। वह सामान्य नागरिकों की संतान थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे एक दास के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक मठ में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया था। वह कुछ भी करने को तैयार नहीं थी कि उसके माता पिता ने उससे नाता तोड़ लिया। धर्मतंत्र का सामाजिक ढांचा बेहद कठोर था और अगर इस तरह की अफवाहें फैलती तो एक साधारण नागरिक का जीवन भी बर्बाद हो सकता था। जैसे कि यह काफी नहीं था कि उसे उसके अपने परिवार ने बाहर निकाल दिया था, उसे इसके लिए जिम्मेदार भगवान की सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। इस अभियान में शामिल होने से पहले उसने पुजारी के रूप में मुश्किल से कोई शिक्षा प्राप्त की थी। उसका कर्तव्य नौकरों की देखरेख करना था। उसकी स्थिति तब तक निराशाजनक थी जब तक कि प्रतिरोध उसके पास नहीं आ गया। लोगों का एक समूह जिसका लक्ष्य विस्तार और दासों के उन्मूलन को विफल करना था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वह उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन ये बात नहीं थी। लिनरी कोई आदर्शवादी नहीं थी। वह खुद को अच्छी तरह जानती थी। उसे गुलामों या धर्मतंत्र के बारे में कोई परवाह नहीं थी। वह भाग जाना चाहती थी और किसी बेवकूफी भरे भूमिगत आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। ये बात उसके पहले के प्रकोप की वजह थी। डेल्टा के बारे में सेठ की बात सुनकर, जहां विभिन्न जातियां एक अधिक आधुनिक और स्वतंत्र समाज में घुल मिल गई थी, उसे प्रेरणा मिली। वह कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार थी ताकि वह कर सके जो वह चाहती थी। यह आतंकवादी बनने और शासन से लड़ने से कहीं बेहतर दृष्टिकोण था। दूसरी ओर सेठ को एक कवच सहयोगी मिल सकता था। व्यय और कमान संरचना के बारे में जानकारी अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिनरी को विद्रोही सूचना नेटवर्क तक पहुंच का पता था। यह सब उस कीमत पर जो तकनीकी रूप से सेठ के लिए कुछ भी नहीं थी। और वह उसके कमरे में तब तक रह सकता था और छिप सकता था जब तक कि हेड्स का हेलमेट ठंडा न हो जाए। जब वे एक समझौते पर पहुंचे तो लिनरी ने सेठ को गढ़ की रक्षा बलों, दमनकारी क्षेत्र, जनरेटर के नाभिक के स्थान और यहां तक कि अंतरिक्ष लॉक की स्थापना के बारे में सारी जानकारी प्रदान की। वे स्थान जिन्हें खोजने में सेठ को सबसे अधिक समय लग सकता था। वह गार्ड शिफ्ट, स्वर्गदूतों की गतिविधि, वार्डन के प्रभारी लोगों और दरार के स्थान को भी जानती थी। पथ कार्यों के लिए एक स्थायी प्रवेश द्वार एक जादुई संरचना द्वारा खुला रखा जाता है। ये सभी स्थान वे मूलभूत जानकारी थे जो विद्रोहियों को इस ऑपरेशन को विफल करने की उनकी योजना के लिए आवश्यक थी। चूंकि लिनरी पूरी तरह से सेठ के साथ जुड़ गई थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया और विद्रोही की कार्ययोजना का भी खुलासा किया। उनकी योजना सेठ के विचार से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन सेठ के विचार से बाहर भी कुछ बिंदु थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विद्रोहियों के पास दरार को सील करने का एक तरीका था और उन्होंने कालकोठरी में अन्य जातियों पर भरोसा करने की योजना बनाई। यह उनकी नस्लीय विशेषता ही थी जो उन्हें देवताओं के चैंपियन के समान दिव्य शक्तियों का विरोध करने में सक्षम बनाती थी जिन्हें दबाया नहीं जा सकता था। सेठ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां पर इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि उनकी इच्छाशक्ति को तोड़ा जा सके। विद्रोही की योजना की मोटी रूपरेखा ये थी कि जब अधिकांश स्वर्गदूत और उनके नेता रिपोर्ट करने के लिए चले गए तो पथ कार्य से कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसी समय उन्होंने दरार को बंद कर दिया। वे बंदियों को मुक्त कर देंगे और पुजारियों को मार देंगे। बिना किसी आदेश के दास लड़ाई नहीं करते थे। दरार बंद होने और पुजारियों के चले जाने के बाद उनके पास दासों को मुक्त करने का समय होता था। सेठ को संदेह इस बात से हुआ कि उन्होंने दमन क्षेत्र से छुटकारा पाने की योजना नहीं बनाई थी। लिनरी अभी शामिल हुई सदस्य थी, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस चरण में उसने भूमिका निभाई थी उसके बाद क्या हुआ। सेठ ने फैसला किया कि उसे इन लोगों से मिलना होगा और उनकी योजना को हाईजैक करना होगा। लोहार और नन ने इस बारे में बात की कि क्या करना है। जब तक हेल्म ऑफ हेड्स का कूलडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक वह उसके कमरे में रहेगा और छिप जाएगा। अगर सेठ पूरी तरह से शांत नहीं होता तो उसके गायब होने का पता जल्दी चल जाता। यह उनके लिए विद्रोहियों के साथ सहयोग शुरू करने का मौका था। शाम, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? सेल के नेता मैनो ने लिनरी से आग्रहपूर्वक पूछा। यह उनकी उम्मीद से बाहर था कि कोई भी वास्तव में अपनी शक्ति से भागने में सफल हो सकेगा। लिनरी ने बताया था कि उसने पाया था कि कैदियों से भागा हुआ एक लोहार उसके कक्ष में छिपा हुआ था। उसने केवल वही दोहराया जो सेठ ने उसे बताया था। वह एक कुशल लोहार था जो अपनी वस्तुओं के प्रभाव के कारण अपने सेल से भागने में कामयाब रहा। और वह सोचता है कि तुम एक साधारण पुजारी हो। आज सुबह वह मेरे कमरे में जबरन घुस आया। वह काफी परेशान लग रहा था। अभी के लिए मैंने उसे दयालुता और विचारशीलता के कारण रहने देने का नाटक किया। अच्छा काम है। मैं किसी को जेल की कोठरियों में अनियमितताओं की जांच करने के लिए भेजूंगा। अगर वह जो कह रहा है वह सच है तो उसे भर्ती करना उचित होगा। थोड़ी देर बाद सभी विद्रोही अपने मुख्यालय में इकट्ठे हुए, जो कई भंडारण तहखानों में से एक था जहां आमतौर पर केवल नौकर ही प्रवेश करते थे। मैनो को एक घोषणा करनी थी। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। हमें अपेक्षा से अधिक तेजी से काम करना होगा। एक लोहार जेल की ब्लॉक से भागने में कामयाब रहा। लिनरी की बदौलत हमें ये बात धर्मतंत्र को पता चलने से पहले ही पता चल गई। जब उन्हें पता चलेगा कि कोई भागने में कामयाब हो गया है तो अब तक की हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम जानते हैं कि उन्हें कल सुबह तक पता चल जाएगा जब वे लोहार के उत्पाद लेने आएंगे। मैंने आप सभी को निर्णय लेने के लिए बुलाया है। हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला है लोहार की बलि देना। हम उसे वापस कोठरी में डाल देंगे और शायद उसे समय पर सामान तैयार न करने के लिए दंडित किया जाएगा। बदले में हम अपनी योजना को इच्छित तरीके से पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। अन्यथा हमें इसे आज रात ही करना होगा। यह अधिक खतरनाक होगा लेकिन सबसे बुरा क्षण भी नहीं होगा। उनमें से सबसे बुरा महादूत वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है, जबकि स्वर्गदूतों को अभियान बलों में फैला दिया गया है। अगर हम जल्दी से जल्दी नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो जब वे वापस लौटेंगे तो उन एंजल्स का सामना एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना से होगा। आप क्या कहते हैं?
कमरे में बड़बड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और करीब 30 लोग बात करने लगे। कुछ लोग दिखावा करने से तंग आ चुके थे और आज रात इसे खत्म करना चाहते थे। दूसरे लोग ज्यादा सावधान थे, किसी की बलि देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन स्वर्गदूतों की वापसी के बारे में चिंतित थे। सेठ लिनरी के पीछे खड़ा था, पूरी तरह से अदृश्य, और उसके कान में फुसफुसाया, हमें आज रात ही यह कर लेना चाहिए। वापस आने वाले स्वर्गदूतों के बारे में चिंता मत करो। लोहार को मत भूलना। उसने मुझे बताया कि वह एडेमेंटियम तलवारें बना रहा है। अगर हम अपनी सेना को उस तरह के हथियारों से लैस कर लें तो हमें स्वर्गदूतों जैसी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। वह आज रात ऐसा करने के पक्ष में बोलती रही और जल्द ही कट्टर आलोचकों को छोड़कर अधिकांश लोग उनसे सहमत हो गए। मैंने आपकी राय सुनी है, फिर हम अपनी योजनाएं जल्दी से जल्दी बनाएंगे और आज रात हमला करेंगे। अब किसी को शक होने से पहले ही चले जाओ। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं संकेत भेज दूंगा। मैनों ने आखिरकार मीटिंग खत्म कर दी और विद्रोही अपने अपने काम या कमरों में चले गए। सब चले गए सिवाय एक अदृश्य लोहार के। वह एक कोने में खड़ा था और मैनों को देखता रहा। चार छाया आकृतियों को छोड़कर बाकी सब चले गए जो विद्रोही नेता के पीछे प्रकाश में आ गए थे। अरे ये गरम दिमाग वाले बेवकूफ, उसने गाली दी। लेकिन क्या आपने उन्हें इसलिए भर्ती नहीं किया था? उनमें से एक ने पूछा। आदर्शवादी काफी भोले होते हैं, एक अन्य ने कहा। जब तक आप उन्हें वही देते रहेंगे जो वे सुनना चाहते हैं, तब तक उन्हें नियंत्रित करना आसान है। तीसरे ने सिर हिलाकर पुष्टि की। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम सुबह तक जीवों को फिर से बांध पाओगे? कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा काम लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन गुलामों का क्या हुआ? चौथे ने पुष्टि की। हमें बाद में ऐसा करना होगा। ऐसा नहीं है कि उन कठपुतलियों के पास कोई विकल्प होगा। और वह लोहार, उसके बारे में क्या? वह तो बस एक लोहार है। अगर उसके हुनर का पता भी चल जाए तो भी मैं छोटी मोटी चीजों और गहनों से नहीं डरूंगा। सेठ ने उनकी छोटी सी योजना के बारे में सुन लिया और जब उसे यकीन हो गया कि उनकी योजनाओं को कैसे अंजाम दिया जाए तो वह चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 310 रात में होने वाली धमाकेदार घटनाएं। सर्वनाश का लोहार C310 रात में होने वाली धमाकेदार आवाजें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 310 रात में होने वाली धमाकेदार घटनाएं। ऊपरी मंजिलों में काले रंग की आकृतियां प्रकट हुई थी और उच्च श्रेणी के पुजारियों के कमरों में सावधानीपूर्वक घूम रही थी। दूसरी सबसे ऊंची मंजिल पर मैनों से बात करने वाले लोगों में से एक गढ़ में तैनात जंजीरों में जकड़े प्रेरितों की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। वह पहले कमरे में दाखिल हुआ। वह छाया की तरह बिस्तर की ओर बढ़ा और अपना खंजर लेकर सो रहे प्रेरित पर वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि खंजर उसकी जान ले पाता, वो व्यक्ति आश्चर्य और भ्रम में पीछे हट गया। बिस्तर खून से लथपथ था और प्रेरित पहले ही मर चुका था। किसी ने उसे पीट कर मार डाला था। छाया ने लाश की जांच की और पाया कि वह पहले से ही कठोर हो रही थी। पुजारी को मरे हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह आकृति कमरे से बाहर निकल गई और अगले को जांचने लगी। ये भी पहले से ही मर चुका था। सदमे में छाया ने पाया कि उसके सभी लक्ष्य पहले से ही मर चुके थे। कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसे रिपोर्ट करना था। नीचे उतरते समय उसे दूसरे विद्रोही मिले जो बिना किसी जानकारी के कमरों से बाहर निकल रहे थे। सिर्फ वही नहीं था, कोई भी हत्यारा अपना काम नहीं कर पाया क्योंकि उनके निशाने पर आए लोगों को किसी और ने बहुत पहले ही मार डाला था। छाया ने इन भटके हुए लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें शीघ्रता से अपने नेता के पास रिपोर्ट करने के लिए ले गया। कालकोठरी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पहरेदारों का गला रेतकर फर्श पर लेटा दिया गया। कोठरियों में यातना देने वालों का भी यही हाल था। कैदियों को बचाने के लिए जिम्मेदार लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि उनका काम आसान हो जाए। उन्होंने कैदियों को छुड़ाया और यातना देने वालों के गले अचानक अपने आप खुल जाने की कहानियां सुनी, जैसे कि उन्हें किसी दैवीय शक्ति ने मारा हो। जब वे कैदियों को छुड़ा रहे थे और उन्हें चिकित्सा सहायता दे रहे थे, तब अन्य लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैनों के 2 गुर्गे वर्तमान में नासमझ चिमेरा की कोशिकाओं के अंदर थे। प्राणियों ने न तो कोई हरकत की और न ही उनकी उपस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया की, क्योंकि वे चुपचाप जानवरों के कौल को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मुझे लगता है रिबाइंडिंग का मतलब है कि आप एक नया मास्टर पंजीकृत कर रहे हैं, है ना? अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वहां कोई नहीं था और वे समझ नहीं पाए कि आवाज कहां से आ रही है। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा भूत उसके पेट पर मारा जा रहा है। लात से भी ज्यादा भयानक था। अचानक आई वह शॉकवेव जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके धड़ की हड्डियां चकनाचूर हो गई। ये लेस देन क्वैक ब्रॉन्ज ग्रेटर देन की शक्ति थी जिसे सेठ ने अपने डिसेप्टिव बूट्स में जोड़ा था। वह शॉकवेव कौशल का इस्तेमाल सीधे लोगों पर कर सकता था। इस मामले में शॉकवेव का नुकसान उसकी ताकत के आंकड़े पर आधारित था, जो हाल ही में जबरदस्त हो गया था। बेचारे जादूगर के शरीर के पास इसे झेलने का कोई मौका नहीं था। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने टूटते और बिखरते देखकर उसके अंदर की बची हुई छाया में भय व्याप्त हो गया। वह न तो देख सकता था और न ही दुश्मन को पहचान सकता था, जबकि दुश्मन उसे आसानी से मार सकता था। उसने समझदारी भरा फैसला किया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, कृपया मुझे छोड़ दें। वह घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, मुझे बताओ तुम क्या योजना बना रहे थे? मैनों की योजना सरल थी। वह इस कॉलोनी पर कब्जा करना चाहता था। यह सच है कि वह एक समय विद्रोहियों का हिस्सा था, लेकिन वह सत्ता के लिए शामिल हुआ था। वह फिर भी लोगों को आजाद करने की कोशिश क्यों करेगा ताकि वह अपना खुद का गुलाम साम्राज्य स्थापित कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चिमेराओं के अपने स्वामी के रूप में उसके पास वापस आने से उसके पास किसी भी विरोध से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त बल था और फिर वह असहाय योद्धाओं, जादूगरों और श्रमिकों को भी फिर से बांध सकता था जिन्होंने अपने स्वामी खो दिए थे। वे उसकी योजना में शामिल हो गए थे और इस नई भूमि में उच्च पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया था। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूं, कृपया मेरी जान बख्श दो। गुर्गे ने चुप्पी से जवाब दिया। क्या वह शक्तिशाली व्यक्ति चला गया? क्या वह बच गया था? भागने का विचार मन में आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसे लगा कि कोई हाथ उसके माथे को पकड़ रहा है। भयानक दर्द और गर्मी ने उसके जीवन के अंतिम क्षणों को भर दिया, इससे पहले कि पीली नीली लपटों ने उसे राख में बदल दिया। जमीन पर लेटे हुए आदमी ने जब देखा कि उसके साथी के साथ क्या हुआ तो वह सिहर उठा। वो हिल नहीं पा रहा था। उसे अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। जब उसने महसूस किया कि उसके सिर पर कोई हथेली रखी है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई लपटें नहीं आई। थकान ने उसे बुलाया और वह नींद में डूब गया। उसकी आंखों से रोशनी गायब हो गई और सेठ ने आत्माओं को काटा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने रास्ते में हर प्रेरित और पुजारी के साथ किया था। विद्रोही की जानकारी और तैयारियों के कारण सेठ के लिए यह बहुत आसान हो गया था। उसने उनके होमवर्क की नकल की थी और उसका पूरा श्रेय ले लिया था। आपकी योजना? नहीं नहीं, आपका मतलब मेरी योजना से है। ये वह क्षण था जब अलार्म सायरन बज उठा। विद्रोहियों ने गार्डों को मार डाला था और दरार को बंद कर दिया था। बिल्कुल सही समय था। अब सेठ को बस दमन क्षेत्र के नाविक को तोड़ना था और फिर उसकी अपनी तैयारियां सफल हो जाएंगी। वह चिमेरा को वहीं से खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे संदेह था। शायद इन लोगों में अभी भी जीने की इच्छा और दिमाग है। जब तक उसने कॉल नहीं हटाया तब तक उसे यकीन नहीं हो पाया कि वे सहयोगी हैं या दुश्मन। इसलिए उसने अभी के लिए उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। नाविक तक पहुंचने के लिए सेठ को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, क्योंकि यह सबसे ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर स्थित था। उन्होंने वास्तव में इसे सेठ की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत स्थान पर रखा था। सच में इतनी कीमती चीज को कौन ऐसी कमजोर जगह पर रखता है? सेठ सिर्फ अपना सिर हिला सकता था क्योंकि वह सभी जादुई सुरक्षा उपायों से आगे निकल गया था। एक पूरी तरह से अदृश्य और पता न लगा सकने वाले दुश्मन के बारे में न सोचना कितनी लापरवाही थी। उसकी आत्मसंतुष्टि केवल तब तक बनी रही जब तक वह एक दरवाजे के सामने नहीं आ गया।
अल ने सभी तरह के उपायों का पता लगा लिया था जो दरवाजा गलत तरीके से खुलने पर अलार्म बजा देते थे। और फिर उसकी आत्मसंतुष्टि जारी रही। वे कितने लापरवाह थे, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जिसके पास किसी भी दरवाजे को बिना किसी परेशानी के खोलने की मास्टर चाबी है। उसने बिना किसी परेशानी के दरवाजा खोला और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उन्होंने तर्क दिया कि दरवाजे पर अपने दैनिक उपयोग का एक तरीका इस्तेमाल करना शायद बेकार था, क्योंकि विद्रोहियों द्वारा दरार को सील करने के बाद से घर में पहले से ही अलार्म बज चुका था। दूसरी ओर कौन जानता था कि अगर अलार्म बजता तो यहाँ कौन या क्या आ जाता। वह विद्रोहियों और कुछ चिमेरा को उन खौफनाक वार्डन और मानव रक्षकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देख सकता था। संघर्ष इसलिए क्योंकि वहां कुछ धातु के स्वर्गदूत भी थे जो लोगों की जान ले रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि चिमेरा विद्रोहियों, अन्य जातियों और धर्मतंत्र की सेनाओं के बीच अंतर नहीं करते थे। वह विद्रोही नेता संभवतः अपने अनावश्यक अधीनस्थों से छुटकारा पा रहा है। सेठ ने केवल सिर हिलाया। वह कुछ सीढ़ियां चढ़कर आखिरकार नाविक के सामने पहुंच गया। लाइट हाउस में एक विशाल प्रकाश बल्ब की तरह ये गोल कमरे के बीच में तैर रहा था। ये 4 सबसे ऊंचे टावरों में से एक था और सेठ को लिनरी से पता था कि अन्य में से एक स्पेस लॉक का केंद्र था। उसे तभी समझ में आया कि उन्होंने इन महत्वपूर्ण चीजों को इतनी ऊंचाई पर क्यों रखा था। जब उसने युद्ध के मैदान को देखा, ये सिर्फ परेशान करने वाले स्वर्गदूत ही नहीं थे, बल्कि कीट जैसे वार्डन भी जमीन से उड़कर काले काले कीटों के पंखों के साथ उड़ रहे थे। उनके पास हवाई श्रेष्ठता थी। इन टावरों जैसी किसी चीज की रक्षा करना जमीन पर लड़ने और कालकोटरी जैसी भूमिगत चीजों की रक्षा करने से कहीं ज्यादा आसान था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें जमीनी सैनिकों के रूप में काम करने के लिए गुलामों और चिमेरा की जरूरत थी। वह चच की सेनाओं और चिमेरा को एक दूसरे का सफाया करते देखना चाहता था, लेकिन उसने रूह और अन्य जातियों के कुछ लोगों को युद्ध के मैदान में कहर बरपाते देखा। वे वहां सबसे छोटी ताकतें थीं और सेठ वास्तव में उन्हें अभी खोना नहीं चाहता था। उसे जल्दी करनी थी। अल साल्जार उसे नाविक को बंद करने के बारे में बारीक निर्देश देना चाहता था। मैं बस इसे आग लगा दूंगा। ये बहुत तेज होगा। नहीं, हमें नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। अगर इसे सही तरीके से बंद नहीं किया गया तो इसके अवशिष्ट प्रभाव हो सकते हैं। इसे जलने दो। मैं आग के समुद्र में सब कुछ खत्म कर दूंगा। मजाक बंद करो और काम पर लग जाओ। जरूर। सेठ ने विशेषज्ञ की सलाह का पालन किया और जितना संभव था उस चीज को तोड़ दिया। यहाँ तक कि लिच को भी 100% यकीन नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कुछ मिनटों के काम के बाद सेठ को लगा कि दबाव एक भारी कंबल की तरह उठ गया है। दमन समाप्त हो चुका था और साथ ही टावर से एक तीखी अलार्म ध्वनि निकली। युद्ध का मैदान रुक गया और हर कोई इस अलार्म को सुनकर एक पल के लिए झिझका। खास तौर पर धर्मतंत्र की सेनाएं। अब समय आ गया था सेठ की तैयारियों को फल मिलने का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।